वेरी गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के हम यूनिट 4th पर हैं, जिसमें हम ऑलरेडी कर चुके हैं मीनिंग, डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग एज वेल एज फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग एंड इम्पॉर्टेंसेस ऑफ प्लानिंग. In last we have done limitations of planning. In today's lecture we are going to study the process of planning. Process of planning होता क्या है? Planning actually एक प्रिसाइज्ड मेथड है जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को करते हैं. ठीक है. प्लानिंग आपको किस चीज़ में हेल्प करती है कि आपको स्टेप टू स्टेप नंबर 1 पे क्या करना है, फिर दूसरे नंबर पर क्या करना है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आपका क्या होना चाहिए, फोर्थ स्टेप आपका क्या होना चाहिए. प्लानिंग आपको प्रिसाइज मेथड्स देती है जिससे आप 1 बाय 1 चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर सको. लेकिन प्लानिंग की प्रोसेस भी होती है, यानी कि प्लान करने के लिए भी आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है. वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रीज, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज. ओके, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप वी हैव इज परसेप्शंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज. देखिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ लिखा है, अपॉर्चुनिटीज़ ने लिखा है, यानी एनवायरनमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ दोनों के साथ में कॉम्बिनेशन है. विच मीन्स कि यहाँ पर हम ये सबसे पहला स्टेप ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स की आपकी बुक्स में भी हो. ये मैं पहला स्टेप इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जब भी कभी हम प्लानिंग्स करते हैं तो प्लानिंग से पहले हम क्या जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, हमें वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलेंगी हमारे लिए, वो बिज़नेस जो हम फॉलो करने वाले हैं, जो चीज़ें हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चीज़ का बिज़नेस हम करने वाले हैं, क्या हमें उसमें कोई फ़ायदा होगा या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन चीज़ों को स्टार्ट कर दें लेकिन बाद में हमें नुकसान हो. तो इसीलिए ये सबसे पहला स्टेप जो मैंने लिया है दैट इज़ परसेप्शन. तो हम इसमें परसीव करते हैं, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उसी के बेसिस के ऊपर हम प्रोसीड करते हैं हमारे अगले स्टेप पे. दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. सी इसमें हम करते क्या हैं, आफ्टर गेटिंग टू नो दैट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को आगे परसीव करके, उनको पता करके, उनके बारे में सारी चीज़ों के सारे लूप होल्स को पता करने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने लिए अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को डिसाइड करते हैं. ये रिजल्ट्स होते क्या हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं हमारी सेल्स, कि हम जिस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम उसमें सेशन एंड तक कितनी सेल कर लेंगे, कितना प्रॉफिट हम साल भर में बना पाएंगे, क्या सारी चीज़ें हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखने मिलेगी, यानी कौन कौन सी चीज़ों में चेंजेस हमें करने हैं, क्या हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी होने वाली है, कितनी क्वांटिटी को हम प्रोड्यूस कर देंगे, यानी यूनिट्स, कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर पाएंगे. ये सारे के सारे जो हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं. यानी कि हम इसमें ये डिसाइड करते हैं कि इस साल हमने कितनी सेल्स करनी है. लाइक 100 यूनिट्स हम पिछले साल सेल कर रहे थे तो इस साल हमें 110 का टारगेट रखना है. पिछले साल हमारा प्रॉफिट 1 करोड़ का था तो इस बार हमारा प्रॉफिट 110 करोड़ का या 1 करोड़ एंड 10 लाख का होना चाहिए. R&D क्या कहता है कि कौन कौन से टेक्नोलॉजी के अंदर हम एडवांसमेंट लाने वाले हैं या कौन कौन से चीज़ें और फीचर्स हम अपने प्रोडक्ट्स में चेंज करने वाले हैं, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं. ये सारे जो हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. हर एक बिजनेसमैन जब भी कोई चीज़ अपने लिए प्लान करता है, जब भी अपने बिजनेस के न्यू ईयर्स के प्लान बनाता है, न्यू फाइनेंशियल ईयर्स के साथ साथ अपनी प्लानिंग्स करता है, तो उसमें सारी चीज़ों को वो ध्यान रखता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने स्पेसिफिक की एरियाज़ के ऊपर काम करता है. अब जैसे किसी की अगर की एरियाज़ है कि मेरे पिछले साल सेल्स अच्छे नहीं होते, इस बार मेरी सेल्स के ऊपर टारगेट होना चाहिए मेरा ऑब्जेक्टिव का, तो मैं सारे ऑब्जेक्टिव्स मेरे सेल्स के हो गए तो मैं अपनी बाकी सारी प्रोसीडिंग्स भी किस हिसाब से करूँगी, सेल्स के हिसाब से ही करूँगी. मेरे सारे के सारे जो फोकसेस होंगे वो सेल्स को बढ़ाने के ऊपर लगे होंगे. क्लियर स्टूडेंट्स. तो थर्ड स्टेप जो आता है विच इज़ गोइंग टू बी दैट इज़ प्लानिंग प्रीमिसेस. सी प्रीमिसेस का क्या मतलब है, प्रीमिसेस का मतलब है विद इन एंड आउटसाइड, यानी कंपनीज के अंदर और कंपनी के बाहर जो एनवायरनमेंट है उसको स्टडी करना. यानी इट इन दिस वी स्टडी एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट. और वो हम करते कैसे, स्वॉट एनालिसिस से. स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट. ओके, यानी कि आपकी बिजनेस की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपके बिजनेस की वीकनेसेस हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम में आपके बिजनेस को मिल सकती है, कौन कौन सी थ्रेटनिंग्स या कौन कौन से लूप होल्स, कौन कौन से ड्रॉबैक्स को आपके बिजनेस को आगे फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है. इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं इन प्रेमिसेस, प्लानिंग प्रेमिसेस.
ओके मैंने एक चीज़ और कही थी आपसे कि हम प्लानिंग प्रेमिसेस में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। इसमें हम स्टडी क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को देख लेते हैं। देखिए हम इंडियन इकोनॉमी को स्टडी करेंगे, यानी कि हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है, रिसेशन में है, किस तरीके के सिस्टम्स को, किस फेज़ को हमारी इंडियन इकोनॉमी फॉलो कर रही है। नेशनल की इनकम क्या है, नेशन इनकम क्या है। अगर हमारे नेशन की इनकम अच्छी है तो हमारी ग्रोथ भी अच्छी होगी। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, जिन चीज़ों का हम यूज़ अपने बिजनेसेस में कर रहे हैं वो अगर है कंट्री में, वो हमें अवेलेबल हो सकते हैं हमारी कंट्री से, तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं हो रहे हैं तो हमें उनके यूज़ को बंद कर देना चाहिए या उनकी जगह कोई अल्टरनेटिव यूज़ हमें सोच लेना चाहिए। नेक्स्ट अप इज़ पॉलिटिकल, सोशल, लीगल एंड टेक्निकल एनवायरनमेंट। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर है। लास्ट 3rd यूनिट में हमने यही सब चीज़ों को पढ़ा था। उसके बाद आया दैट इज़ कॉम्पिटिटर्स, उनके स्टेटस को भी हमें मार्केट में स्टडी करना पड़ेगा। सी जब भी कोई एक नया बिजनेसमैन अपने बिजनेस को मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है तो उस टाइम वो अपने कॉम्पिटिटर्स को जरूर चेक कर लेता है कि वो जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितने हैं, 10 हैं, 5 है या सिर्फ एक है, और वो जो सिर्फ एक है उसकी मार्केट में कितनी इमेज है, क्या स्टेटस है, वो रूलिंग वन है या बाकी सारे उसके साथ में कम्पीट करने के लिए कोई रेडी है भी या नहीं, या कोई कम्पीट कर भी पाएगा या नहीं। इन सारी चीज़ों को हमें देख लेना चाहिए। ये हुए हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर। अब आते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट पे। इंटरनल एनवायरनमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट। उसमें हम स्टडी करेंगे वर्क फोर्स अवेलेबल, यानी कि आपके पास में एम्प्लॉयज कितने अवेलेबल हैं आपकी वर्किंग के लिए, आप कितने एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी में काम देना चाहते हो, कितने एम्प्लॉयज को वर्किंग लगाना चाहते हो। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, आपके पास में पैसे हैं या कहीं और से आप अरेंज करने वाले हो, तो किन किन सोर्सेज से आप वो फंड अरेंज करने वाले हो, क्या आपके पास में फंड अरेंज हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो भी फंड आपने अरेंज किया ना उसका कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, यानी उसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि जो फंड आपने अरेंज किया है उसको आप ठीक तरीके से पेमेंट कर पाएंगे, आप उसके इंटरेस्ट और बाकी सारे डिविडेंड्स की पेमेंट कर भी पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट इज ब्रांड स्ट्रेंथ। सी मुझे ये भी चेक करना होगा कि मेरी कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट, क्या मैं इस स्टैंडर्ड का, इस क्वालिटी का मैं प्रोडक्ट बना सकती हूँ क्या, जिससे कि मेरी ब्रांड एक स्टेटस के तौर पे स्ट्रेंथन हो सके, या मैं एग्जिस्टिंग अगर बिजनेसमैन हूँ तो मेरी ब्रांड की मार्केट में क्या इमेज है। हाई मार्केट शेयर, क्या मेरे मार्केट का जो मेरा शेयर मार्केट है या मेरी जो सेल्स है मार्केट में उसका मैं शेयर बढ़ा सकती हूँ, मेरी सेल्स में मार्केट में एक्सीड कर पाऊँगी, या मेरे कॉम्पिटिटर्स मुझे उस चीज़ को एक्सीड ही नहीं करने देंगे। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी किस लेवल तक की मैं इम्प्रोवाइज कर सकती हूँ, क्वांटिटी में कितनी प्रोड्यूस कर सकती हूँ, इन सब चीज़ों का डिसाइड करना वो कहलाता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट अप वी हैव इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव। सी मैंने सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, स्वॉट एनालिसिस, इन सब चीज़ों को स्टडी कर लिया और नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मुझे क्या चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, व्हाट थिंग्स वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस। ओके अब मैंने अपना प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया है। प्रोडक्ट को डिसाइड करने के बाद मैं क्या करूँगी कि मैं अल्टरनेटिव्स देखूंगी फॉर द मेथड। ओके यहाँ पर मैं मेथड्स चेक करने की कोशिश करूँगी कि कौन से मेथड से, किन किन अलग टेक्निक से, किन किन अलग टेक्नोलॉजीज़ को, कौन कौन से अलग अलग प्रोडक्ट्स मैं अपने कंपनी में मैन्युफैक्चर कर सकती हूँ। इसमें हम कंपनीज जो हैं अल्टरनेटिव या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके अपने अल्टरनेटिव्स को चूज़ करती हैं। यानी मेरा पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स क्या था, सेल्स बढ़ाना, तो मैं अपनी सेल्स को कैसे बढ़ा सकती हूँ। सी मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम कर सकती हूँ, मैं अपने प्रमोशंस को और ज़्यादा बढ़ा सकती हूँ, मैं अपने सेल्स पर्सनल जो है, मेरे सेल्समैन्स जो हैं उनको काफ़ी अच्छा हाइक या काफ़ी अच्छा कमीशन दे सकती हूँ। ये सारे के सारे अलग अलग मेथड्स, अल्टरनेटिव्स हैं कि मैं अपनी सेल्स को कैसे कैसे बढ़ा सकती हूँ। इसके बाद एक पॉइंट आया दैट इज़ एवेल्युएशंस ऑफ अल्टरनेटिव। सी मैंने अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस देख लिए कि मैं प्रमोशन कर सकती हूँ, सेल्स पर्सनल्स हायर कर सकती हूँ, क्वालिटी बढ़ा सकती हूँ, प्राइस कम कर सकती हूँ, ये सारे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन से। अब मैंने चेक किया कि इन अल्टरनेटिव्स में से मैं चूज़ कौन सा कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने अलग अलग अल्टरनेटिव्स को तो देख लिया। जैसे मैं कॉस्ट कम कर दूं, प्राइस ऑटोमेटिकली फिर कम हो जाएगा, क्वालिटी बढ़ा दूं तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा,
मैं सेल्स पर्सनल ज़्यादा हायर करूँगी तो मेरा प्राइस बढ़ जाएगा। अब मैंने प्रमोशन के अलग अलग टूल्स को यूज़ किया तो भी मेरा प्राइस बढ़ जाएगा। अब इन सारी चीज़ों से मैं सेल्स तो अचीव करूँगी, लेकिन इनके साथ साथ मुझे एक चीज़ और मिल रही है कि मेरा प्राइस बढ़ेगा या प्राइस घटेगा। यही सारी चीज़ें, ये जो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज है, ये मुझे हेल्प करेंगे चूज़ करने में, इवैल्यूएट करने में कि मुझे किस अल्टरनेटिव एक्शन को चूज़ करना चाहिए अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। कॉस्ट, क्या मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी इतनी मिनिमम कॉस्ट पर है कि मैं थोड़ी सी कॉस्ट और बियर कर सकूं? क्या मेरी कंपनी में जो प्रॉफिट आ रहा है मेरे प्रोडक्ट के ऊपर वो इतना अप्रोप्रिएट है कि मैं उसके साथ साथ इन सारी सेल्स को, इन सारे प्रमोशनल टूल्स को यूज़ करके भी अपना वो प्रॉफिट सस्टेन कर पाऊँ? क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं अपने मैन पावर से, मेरी जो मैन पावर है यानी सेल्स पर्सनल जो मैंने हायर किए हुए हैं उनको मैं अगर हाई कमीशन पे करती हूँ, ज़्यादा कमीशन पे करती हूँ, तो क्या वो मेरे लिए वाकई में उतना इफेक्टिव काम करेंगे? फ्यूचर में कंपटीशन किस तरीके का आने वाला है? क्या सिर्फ एडवर्टीजमेंट बेस्ड ही सब लोग करने वाले हैं या सेल्स पर्सनल की तरफ भी कोई आने वाला है, या कोई बैनर्स, पैम्पलेट्स और इस तरीके की होर्डिंग्स वगैरह लगा करके भी कोई अपने सेल्स को बढ़ाने का काम कर रहे हैं? तो मुझे दूसरे कॉम्पिटिटर्स की सेल्स स्ट्रैटेजीज भी चेक करनी पड़ेगी। इन सब फैक्टर्स को, इन सब क्राइटेरियाज को चेक करके मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे कौन से अल्टरनेटिव को चूज करना चाहिए इन सब में से। क्लियर? इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सेलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव। जब मैंने ये सारे इवैल्यूएशंस कर लिए, जब मैंने सारे क्राइटेरियाज को चेक कर लिया, तो मैं किसी एक मेथड को चूज करूंगी और वो एक मेथड में इन सब क्राइटेरियाज के ऊपर अलग अलग पैरामीटर्स को चेक करने के बाद ही चूज करूंगी। क्यों? क्योंकि इन पैरामीटर्स को चेक किए बिना मैं बेस्ट रिजल्ट को अटेन कर ही नहीं पाऊंगी, बेस्ट थिंग को, बेस्ट मेथड को चूज कर ही नहीं पाऊंगी। क्योंकि बेस्ट मेथड मुझे तभी मिलेगा जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होगा, तब जब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले डिफरेंट क्राइटेरिया, जिस भी चैलेंज से मेरी कंपनी जूझ रही है उस चैलेंज की तरफ मैं ध्यान दूंगी, तभी मुझे मेरी कंपनी के लिए बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट अप वी हैव इज इम्प्लीमेंटेशन। जब हमने बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज कर लिया कि ठीक है भाई, हम तो सेल्स पर्सनल्स को ही ज़्यादा कमीशन पे करके और अपनी सेल्स को बढ़ाएंगे, ठीक है, अब मैंने इम्प्लीमेंट करना है उसको। इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा इम्प्लीमेंटेशन तो ठीक है, मुझे करना है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुझे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स भी तो सेट करने पड़ेंगे। पहले प्रोडक्ट बनना भी तो चाहिए, तभी तो वो प्रोडक्ट सेल होगा। मुझे सेल्स पर्सनल को कमीशन देना है और वो कमीशन काफ़ी हाई कर देगा मेरे प्राइसेस को, तो इसलिए मुझे रॉ मटेरियल कैसा लेना है, मेरा स्टाफ मुझे किस सैलरी किस तरीके से रिक्रूट करना है, उनको किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, उनको क्या क्या सिखाना है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद मुझे मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट किस तरीके से रखनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में मुझे किसी चेंज की तो ज़रूरत नहीं। ये सारे मेरे अलग अलग छोटे सब प्लान्स होते हैं, जो मेरे मेन प्लान, जो मेरे बड़े, जो बिगर प्लान है उसके छोटे छोटे हिस्से हैं, और इन छोटे छोटे हिस्सों के बिना मैं अपने बड़े प्लान को सक्सीड नहीं कर पाऊंगी। लास्ट आपका स्टेप है दैट इज फॉलो अप। इसमें क्या करते हैं, जो ये सीक्वेंस हमने डिसाइड की थी ना इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो मेरा बेस्ट प्लान, जो मैंने बेस्ट अल्टरनेटिव चूज किया है, उसे इम्प्लीमेंट करने की बारी जब आ गई थी, तो मैंने छोटे छोटे जो सब प्लान्स लिए थे, इन्हीं की एक सीक्वेंस में बना लेती हूँ। पहले नंबर पे क्या करना है, उसके बाद दूसरे स्टेप पे क्या करना है, फिर थर्ड स्टेप पे क्या करना है, फिर फोर्थ स्टेप पे क्या करना है। इसी सीक्वेंस के साथ मुझे इसका फॉलो अप लेना है। फॉलो अप मतलब नंबर ऑफ ईयर्स तक, पहले साल लिया, फिर दूसरे साल भी अच्छा रहा रिजल्ट, तीसरे साल भी अच्छा रहा, फोर्थ ईयर भी अच्छा रहा, तो मैं इसे तब तक फॉलो करूंगी जब तक मुझे इसी प्लान से, इसी मेथड से रिजल्ट मिल रहा है, और मैं उसे उस दिन छोड़ दूंगी जिस दिन मुझे इसी प्लान या इस मेथड से रिजल्ट नहीं मिलेगा। In today's lecture we have done the process of planning. Thank you for watching.